बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हम कर रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 5। बच्चों हम चैप्टर नंबर 5 का एक लॉन्ग टॉपिक करेंगे। टॉपिक का नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सबसे पहले बच्चों हम इसकी स्टेटमेंट को समझेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक बच्चों इस यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस बात को हम एक डायग्राम की मदद से समझते हैं। हमारे पास एक बॉडी है, उसका मैस है m1। उसके सामने एक दूसरी बॉडी है, उसका मैस है m2। और इन दोनों बॉडीज के सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है d। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक m1 जो है वो m2 को एक फोर्स के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसी तरह जो m2 है वो m1 को अपनी तरफ एक फोर्स के साथ अट्रैक्ट करेगी। ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दोनों बॉडीज के दरमियान, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है दोनों बॉडीज के मैसेस के प्रोडक्ट के। और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी दोनों बॉडीज के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्केयर के। आप बच्चों इसकी स्टेटमेंट को पढ़ें। एवरी बॉडी इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर बॉडी विद अ फोर्स which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। अब बच्चों हम इसकी इस्लाह की मैथमेटिकल डेरिवेशन करेंगे। कंसीडर टू बॉडीज ऑफ मैसेज m1 एंड m2 हैविंग डिस्टेंस d बिटवीन देयर सेंटर्स। आप डायग्राम में बच्चों देख सकते हो, इफ f is the force of attraction between these bodies, then according to law of gravitation, force of attraction directly proportional होती है product of their masses के। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हमने कंबाइन करना है। बच्चों जब भी दो इक्वेशंस को कंबाइन किया जाता है तो जो वैल्यू 2 दफ़ा आती है उसको एक दफ़ा लिखते हैं। फोर्स इक्वेशन नंबर 1 में भी आ रही है, फोर्स इक्वेशन नंबर 2 में भी आ रही है, 2 दफ़ा आ रही है, इसको एक दफ़ा लिखेंगे। इसके बाद साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी 2 दफ़ा आ रहा है, इक्वेशन 1 में भी आ रहा है, इक्वेशन 2 में भी आ रहा है, इसको भी एक दफ़ा लिखेंगे। आगे आ जाएगा बच्चों m1 m2 ऊपर आएगा और d का स्क्वायर जो है वो नीचे आ जाएगा। बच्चों ये बात हम जानते हैं कि जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है, इक्वल लिखा जाता है और साथ एक कांस्टेंट आता है, बाकी वैल्यू m1 m2 ओवर d स्क्वायर लिखी जाएगी। फिजिक्स में बच्चों हर एक इक्वेशन का एक अपना कांस्टेंट होता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है उसे g कहते हैं। तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई f इक्वल टू g m1 m2 ओवर d का स्क्वायर। ये बच्चों इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है f इक्वल टू g m1 m2 ओवर d का स्केल। बच्चों ये जो कैपिटल G है इसे कहते हैं यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन। इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये हमें डेली लाइफ में फील क्यों नहीं होती? क्योंकि न्यूटन ने तो ये कहा कि इस यूनिवर्स के अंदर हर एक बॉडी हर दूसरी बॉडी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो हमें ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपनी डेली लाइफ में फील क्यों नहीं होती? बच्चों इसका जवाब ये है कि जो हमारे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज़ पावर -11। ये वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसलिए ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें डेली लाइफ में फील नहीं होती। बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मैस ऑफ अर्थ। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को यूज़ करते हुए अर्थ की मैस को फाइंड करना है। बच्चों
कंसीडर करें कि हमारे पास एक बॉडी है, उस बॉडी का मास स्मॉल m है और वो बॉडी अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है। इस बॉडी और अर्थ के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस है वो इक्वल है रेडियस ऑफ अर्थ की। इसको r से लिखेंगे। और बच्चों जो अर्थ का मास है उसको कैपिटल ME से लिखते हैं। हमने न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा हुआ है। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था बच्चों? F इक्वल टू G m1 m2 ओवर d का स्केयर। बच्चों यहाँ पर जो m1 है, m1 पहली बॉडी के मास को कहते हैं, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी। तो यहाँ पर जो फर्स्ट बॉडी है वो अर्थ है और बच्चों अर्थ का मास क्या है? कैपिटल ME। m2 कहते हैं सेकंड बॉडी के मास को। हमारे पास यहाँ पर जो सेकंड बॉडी है उसका मास है स्मॉल m के इक्वल, तो ये बन गया m2 इक्वल टू स्मॉल m। d बच्चों कहते हैं सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको। तो यहाँ पर जो सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस है वो r के इक्वल है, r यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ के। तो अब हमारे पास ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की फॉर्म क्या बन गई बच्चों? F लिखा रहेगा, F इक्वल टू G लिखा रहेगा बच्चों m1 कहते हैं मास ऑफ फर्स्ट बॉडी को। तो यहाँ पर फर्स्ट बॉडी का मास क्या आया? ME। तो m1 की जगह हम लिखेंगे ME। m2 मास ऑफ सेकंड बॉडी। तो यहाँ पर जो सेकंड बॉडी है उसका मास क्या है? स्मॉल m है। तो m2 की जगह हमने लिख दिया स्मॉल m ओवर d। यहाँ पर किसके इक्वल है? r के इक्वल। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों? r। वहाँ पर d का स्क्वायर था तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा बच्चों? r का स्क्वायर हो जाएगा। बच्चों इस वक्त इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, सिर्फ एक ही फोर्स है जो कि इस बॉडी का वेट है। और बच्चों आपको पता है कि वेट जो होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो फोर्स इक्वल टू वेट और वेट इक्वल होता है mg के। F इक्वल टू किसके आ गया बच्चों? mg के। उसके बाद बच्चों ये जो फोर्स की वैल्यू आई है इसको ऊपर वाली इक्वेशन में पुट कर दें। तो ऊपर वाली इक्वेशन क्या बनेगी? फोर्स की जगह हम लिखेंगे mg इक्वल टू के बाद वाली सारी वैल्यूज एज इट इज लिखी रहेंगी। कैपिटल G ME m ओवर r का स्क्वायर। बच्चों लेफ्ट साइड और राइट साइड पर एक जैसी वैल्यूज जो होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं। यहाँ पर भी m है, ये m और ये वाला स्मॉल m क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ से बच गया G इक्वल टू, यहाँ से बचा कैपिटल G ME मास ऑफ अर्थ ओवर r का स्क्वायर। बच्चों हमने मास ऑफ अर्थ फाइंड करना है। हम मास ऑफ अर्थ को अकेला करेंगे। r स्क्वायर इधर डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ क्या हो जाएगा बच्चों? मल्टीप्लाई होगा। तो r स्क्वायर को उधर शिफ्ट करेंगे तो r स्क्वायर उधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई हो गया। ये ME के साथ G मल्टीप्लाई हो रहा है। इसको जब हम इक्वल टू के उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। G r स्क्वायर ओवर G। ये आ गया बच्चों मास ऑफ अर्थ। बच्चों इस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास मास ऑफ अर्थ आ जाएगा। सबसे पहले जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो स्मॉल g है। स्मॉल g कहते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को और इसकी वैल्यू होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। r कहते हैं रेडियस ऑफ अर्थ को और रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू बच्चों आपने याद रखनी है, ये होती है 6.4 इंटू 10 रेज पावर 6 मीटर। कैपिटल जी की वैल्यू होती है 6.673 इंटू 10 रेज पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। बच्चों
ये तीनों वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट करें। देखें पुटिंग वैल्यूज़, ME सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, स्मॉल जी लिखा हुआ है। स्मॉल जी की वैल्यू क्या आई बच्चों, स्मॉल जी की वैल्यू आई 10, तो यहाँ पर लिखेंगे 10। N2 आगे लिखे R की वैल्यू क्या है बच्चों, 6.4, लिखेंगे R की जगह 6.4 into 10 raised power 6। वहां पर R का स्केयर आ रहा है तो यहां पर भी हम R का स्केयर लिखेंगे ओवर कैपिटल जी की वैल्यू बच्चों क्या है, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.673 into 10 raised power -11। बच्चों इनको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई करने के बाद आंसर आएगा 6 into 10 raised power 24। और बच्चों ये मैथ्स है और मैथ्स का यूनिट होता है केजी, तो अर्थ का जो मैथ्स आया बच्चों क्या आया, 6 into 10 raised power 24 kg।